और इस वक्त की बड़ी खबर जिसका जिक्र हमने 8 बजे भी किया था कि तमाम हर्डल्स जो कि एमटीसीआर में एंट्री के लिए भारत को चाहिए थी, वो हर्डल्स तमाम खत्म हो चुकी। 6 जून तक ऑब्जेक्शन रेज करने की 34 देशों द्वारा मयाद थी, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भारत की एंट्री मिल गई है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है भारत के लिए और इस ग्रुप में भारत शामिल हो गया है। सोमवार को भारत को शामिल करने के लिए विरोध जताने के लिए समय सीमा समाप्त हो गई थी। इसके बाद भारत खुद ब खुद इस समूह में शामिल हो गया। भारत ने पिछले साल इस समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और हर्डल कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कई बार हर्डल क्रिएट हो, लेकिन इस समूह में एमटीसीआर में एक बहुत बड़ी एंट्री हो गई है। और व्हाइट हाउस में एंटर करने से पहले और इस मुलाकात से पहले अमित प्रकाश वॉशिंगटन से एमटीसीआर में एंट्री एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है भारत के लिए। बिल्कुल सचिन, हम लगातार इस पे बातचीत भी कर रहे थे और हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे दर्शक सचिन ऐसे होंगे जो एमटीसीआर के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते होंगे। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। G7 कंट्रीज इसमें अभी थे फिलहाल, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें दरअसल जिसकी स्थापना का उद्देश्य था, जो दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और साथ साथ जो मानव रहित आपूर्ति प्रणालियां हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, उसको रोकना इसका उद्देश्य था, ताकि परमाणु हमलों में जो उपयोग के लिए, जो इस्तेमाल के लिए रासायनिक या जैविक या फिर परमाणु हथियार जो बनाए जाते हैं, उस पर कंट्रोल लगाया जा सके, दुनिया में उसके ट्रांसपोर्टेशन पे कंट्रोल लगाया जा सके। और इसको लेके, जैसा आपने कहा सचिन, भारत इसकी सदस्यता के लिए पिछले साल भारत ने आवेदन किया था और इसमें इस G7 कंट्रीज में 2 ऐसे देश थे जो लगातार भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से समर्थन करता रहा है भारत की सदस्यता का। तो ये एक आज बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है व्हाइट हाउस में मुलाकात से चंद मिनट पहले, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जो खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और मुलाकात अब शुरू होने वाली है। तो अब देखना यह है कि इस मुलाकात में अभी हमसे बातचीत करने के लिए तन्वी मदान हैं, जिनके साथ हमने अभी इंटरव्यू भी किया। उनका ये कहना था कि देखिए, सिर्फ एमटीसीआर एक बड़ा मुद्दा एक तरफ हो सकता है, लेकिन बायलैटरल इश्यूज में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रेसिडेंट ओबामा जरूर ये बात कहेंगे कि दोनों ही देश अपनी युवाओं के लिए, खास तौर पे एक दूसरी कंट्रीज में यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, उस पर तवज्जो दी जाएगी, उस पर जोर दिया जाएगा। तमाम और भी चीजें, बायलैटरल इश्यूज पे बातचीत होगी, वो भी निकल के आएगी। तो उस मुलाकात के बाद क्या कुछ चीजें आएंगी, हर एक खबर, हर एक अपडेट पर हमारी नजर होगी। लौटते हैं आपके पास। रॉबिन, एक बार फिर से मैं इसी पर आना चाहूंगा कि कितना अब ये इंपॉर्टेंट है एमटीसीआर में। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि तमाम हर्डल्स पूरी होने जा रही हैं, अब ये एंट्री मिल गई है। अब इसको एनर्जी से जोड़ के भी दे सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप, जिसका जिक्र आप कर रहे थे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम है, एक तरह से मिसाइल्स में की टेक्नोलॉजी, ताकि मिसाइल्स दूर तक ना जा सके। केवल परमाणु ही नहीं, वो केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स भी ले जा सकते हैं मिसाइल्स, राइट। तो ये जो पूरी एक तरह का रूल्स बने हुए थे इस क्लब के, जिससे भारत अभी तक बाहर था, बट अब इंडिया इसके अंदर है। इसका मतलब अब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले अगर हमें अमेरिका से भी कुछ टेक्नोलॉजीज लेनी होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सिग्नल्स की, काफी चीजें मिसाइल में जाती हैं, उनका या तो आपको डिनायल होता था, या लाइसेंस नहीं मिलता था, या एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं देती अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिकन कंपनीज को। वो अमेरिकन को छोड़िए, आप दूसरे देशों की कंपनीज के साथ भी नहीं डील कर सकते थे। अब इसके चलते ये है कि आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है, भारत भी एक्सपोर्ट भी कर सकता है अपने मिसाइल्स। हम अलग अलग कैटेगरीज के बना रहे हैं, ब्रह्मोस हम बना रहे हैं, वो भी बना सकते हैं। तो इसके चलते अगेन, क्योंकि ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें भारत ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल रहा है और रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा अब एमटीसीआर के थ्रू। तो ये उसी तरह से एनएसजी के लिए नेक्स्ट स्टेप है, जैसे दिख रहा है वेरी मच। और इसमें मैं एक चीज और कहूंगा, इसमें क्लियर कट है कि अमेरिका अपनी तरफ से हेवी लिफ्टिंग कर रहा है। अमेरिका अपनी तरफ से भारत के लिए हेवी लिफ्टिंग कर रहा है। और कई बार अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार इसलिए आता है क्योंकि अमेरिका ये सोचता है, मैंने ये हेवी लिफ्टिंग करके यह सिचुएशन ले आया, अब अमेरिका से मुझे क्या रिस्पांस, इंडिया से मुझे क्या रिस्पांस मिला। तो अमेरिका कई बार ऐसी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स भी चाहता है, बिल्कुल, कि हमने आपको कुछ फेवर किया, आप हमें कुछ फेवर कीजिए। अब क्या फेवर्स
एक्सचेंज हो सकते हैं, हमें उस बारे में थोड़ा में भी आगे सोचना होगा, स्मार्ट अनफ होना होगा अगले 10-20 क्या हो सालों सकते में। हैं मल्होत्रा साहब, क्योंकि डिप्लोमेट से ज्यादा बेहतर नहीं होता उस कमरे में क्या चल रहा होता है। नहीं, देखिए इसमें 2-3 आप इसको में हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो कुछ जैसे आप अगर आपको याद हो ओबामा जब आए थे यहाँ जनवरी में, तो उन्होंने सबसे पहली अनाउंसमेंट जो यहाँ से करी थी वो ये थी कि मैंने 1 मिलियन जॉब्स अमेरिकन के लिए क्रिएट कर दिए। तो कुछ इसी किस्म का रिटर्न जो अमेरिकन इकोनॉमी को पुश करने में या वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर सके, एक तो ये एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा आता है बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट से अगर हटते हैं तो फिर आ जाती है रीजनल और इंटरनेशनल। अब आप रीजनल में अगर आए तो अमेरिका काफ़ी टाइम से साउथ चाइना सी का जो इशू है विज़ावी चाइना, उसको लेके काफ़ी कोशिश कर रहा है कि भारत प्रत्यक्ष रूप से जो है खुल के सामने चला है। तो जब जब हमारा अमेरिका के साथ इंटरेक्शन होता है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू होती है, तब तो हम भी ये स्टेटमेंट में शामिल हो जाते हैं कि वो जो साउथ चाइना सी है या उसका मैरीटाइम सिक्योरिटी या उसकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट्स, और ये सब हम चाहते हैं कि जो भी डिस्प्यूट्स है वो सब पीसफुली रिजॉल्व किए जाए। बट अभी तक हमने जैसे पीछे अभी तक हमने वो उनकी इस बात को नहीं माना कि जॉइंट पेट्रोलिंग उस रीजन की हम उनके साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग करें। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो हम कर रहे हैं काफी टाइम से। अब वो कुछ हमने उनके साथ लॉजिस्टिक्स, ये एक पॉइंट लॉजिस्टिक शेयरिंग और ये सब चीजें जो है ये तो हो ये सकती सब चीजें जो है वो सुधांशु त्रिवेदी जी, इसे कैसे मतलब कि अब फेदर इन कैप माना जाए कि एक बहुत बड़ा स्टेप है एमटीसीआर ठीक उस मुलाकात से पहले जब हम एनएसजी की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ एक और हलकों में भी बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस स्तर पर ले आना चाहता है दोनों देशों के रिलेशंस को कि टकराव की स्थिति सीधे तौर पर अगर पैदा हो तो वो अमेरिका चीन नहीं, चीन और भारत के बीच हो जाए। देखिए, जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की बात है, तो जैसा कि रॉबिन ने कहा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। याद करिए, जो पुराने लोग हैं उन्हें ध्यान होगा कि 90 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब हम अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे, तो चाहे वो एमएसटी रडार का मामला हो या थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन का मामला हो, इसी अमेरिका ने वह दबाव बनाया था कि हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो। तो हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले 20-25 वर्षों की वो तपस्या के द्वारा वो क्षमता तो हासिल कर ली थी, मगर हमें उस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हम एमटीसीआर के सदस्य नहीं थे। अब यह सदस्यता धारण करने के बाद हम उसके लेजिटिमेट ओनर हो जाएंगे और हम उसको व्यावसायिक रूप से भी प्रयोग कर सकेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि चीन के साथ अब बदले में अमेरिका भी कुछ चाहेगा, यदि वो हमारी स्ट्रेटेजिक मदद चाह रहा है तो हो सकता है हमसे कोई कॉमर्शियल बेनिफिट चाहता हो। अब चीन के संदर्भ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि हम एक बुलवर्क की तरह चीन के सामने काम करें, परंतु मेरा यह मानना है कि भारत को इसमें अपने हित भी ध्यान में रखकर जो क्षेत्रीय सहयोग है, हमें अमेरिका के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी करनी चाहिए, परंतु चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं वह भारत अपने निजी हितों को और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर उसका जो उपयोग करना है वो हमें करना चाहिए। जहां तक अमेरिका की बात है, उसकी तो मजबूरी है कि चीन के साथ मैटर पे उसको हमको सपोर्ट करना ही है। जैसे अभी देखिए, मैरीटाइम नेविगेशन की बात आई है, एरोस्पेस की बात आई है, साइबर सिक्योरिटी के जो विषय आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीन की तरफ ही टारगेटेड या चीन की तरफ ही लक्षित है। लेकिन अजय कुमार जी, यहां पर क्रेडिट तो देंगे जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर तमाम बातें की जाती रही हैं, और आज अगर यह समझौता हो रहा है जिस वक्त सैंक्शन से लेकर के आज एमटीसीआर में एंट्री तक मिलना, ये कम से कम एक प्रोसेस से सही, लेकिन आप इसे अब यूं कहें कि एक रिस्पांस तो देंगे, इसे क्रेडिट तो देंगे। देखिए सचिन जी दिक्कत क्या हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में लोग आते हैं, इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि पहली बार हमने किया है। और थोड़ा सा इतिहास के बारे में, इसलिए कि जैसे पंडित नेहरू के बारे में जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो टिप्पणी दी थी, जब भारत का जो परमाणु कार्यक्रम का नींव की तो इन्होंने लगाया था, और उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ये बताना चाहूंगा कि जो अगर कंट्रोल रिजीम पर अगर मैं आपका प्रवक्ता चाहूं, एक मिनट इसलिए कि नहीं एक मिनट, एक ऐतिहासिक जो तोड़ मरोड़ करके इतिहास को तोड़ मरोड़ करने की इनकी जो पुरानी जो आदत है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 1965 में
भारत का जो है परमाणु बम के जो कार्यक्रम शुरू हुए थे, तो आप जितना भी प्रयास कीजिएगा तो 66 तक तो आप उसको पूरा कर नहीं पाते। लेकिन जिस तरह से अगर टीवी में आकर के पुराने प्रधानमंत्री को इस तरह से जो है नीचे दिखाने की जो आदत है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ये ना करें। दूसरी बात है कि कूटनीति जो है सरकार बदलती रहती है और देश के जो हित में जो सरकार, हर एक सरकार देश के हित में काम करते हैं। तो जैसे मनमोहन सिंह जी ने जो है न्यूक्लियर एग्रीमेंट जॉर्ज बुश के साथ किया था, उसी तरह से MTCR उस भारत के कूटनीति का एक अगला कदम है। अगर ये मोदी जी और इनकी सरकार और भारत ये बीजेपी की सरकार को ये लगे कि ये पहली बार हो रही है, ये सालों के प्रयास के बाद ये सब होता है, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन्होंने तो विदेश नीति को भी जो राजनीति से जोड़ दिया है, कम से कम ये तो नहीं कीजिए देश के हित में, जब विदेश में तो देश के हित में सोचने की आवश्यकता है। ये एक अच्छा कदम है और यही अनुरोध करेंगे कि सरकार जो जनता के बारे में, हमने जैसे IPR के बारे में आपको कहा था, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, उस पर हम लोग को जरूर चिंता है, क्योंकि इस देश के गरीब जनता जो है, अगर मोदी सरकार पूंजीवादी लोग के या अमेरिका के दबाव में, सुधांशु जी भी हाथ उठा रहे हैं, इसका जवाब देना चाहते हैं।